देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उससे रिलेटेड है ये। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ये रिलेटेड है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संप्रेषण होता है। इस अशाब्दिक संप्रेषण का के बारे में हम समझेंगे। अशाब्दिक का मतलब होता है बिना शब्दों के, ठीक है। यानी कि बिना शब्दों के अपने चेहरे के भाव भंगिमा के माध्यम से, बिना ध्वनि के आप जो अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वो आपका अशाब्दिक संप्रेषण या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। देखिए, इसमें बिना शब्दों के तो जहाँ एक तरफ संप्रेषण किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ शाब्दिक संप्रेषण की तुलना में ये ज़्यादा प्रभावकारी होता है। इसमें संप्रेषण के दौरान करीब जो ये 93% अंश होता है, वो जो संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन में, अगर वर्बल कम्युनिकेशन का भी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें करीब 93% हिस्सा जो होता है हमारा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। यानी जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं ध्वनि के माध्यम से, तो उसमें हम करीब 93% हिस्सा जो होता है अपने बॉडी लैंग्वेज यानी चेहरे की भाव भंगिमा के अलावा शारीरिक हरकतों का प्रयोग करते हुए इस संप्रेषण को संपन्न करते हैं, किसी भी संप्रेषण को संपन्न करते हैं। यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और करीब आप जो भी संप्रेषण करते हैं उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो हिस्सा होता है वो मैक्सिमम होता है। ये काफ़ी प्रभावकारी होता है। और नेक्स्ट जो है इसका कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, ये संप्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी कम्युनिकेटर और जो रिसीवर होता है, संप्रेषक यानी जो संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है और संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसके बीच में कुशल और दक्षतापूर्ण व्यवहार होता है, को प्रकट करता है ये। अब चलते हैं किसके तरफ, तो अब चलते हैं हम आपको ये करीब अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 4 टाइप होते हैं। पहला हो गया आपका शारीरिक भाषा, दूसरा हो गया सामीप्य भाषा, तीसरा हो गया भाषा प्रतिरूप और चौथा है आपका संकेत भाषा। तो चलते हैं हम सबसे पहले टाइप के तरफ, शारीरिक भाषा में। शारीरिक भाषा में जो प्रयोग होता है, शारीरिक भाषा में आप शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं जिसमें बैठने का तरीका शामिल होता है। ये जो आसन है, आसन में आपका बैठना, लेटना या खड़े रहना ये सम्मिलित होता है। बैठना आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताता है, ठीक है। और उसके बाद में बैठने का तरीका हो गया आपका, लेटना हो गया, खड़े रहना हो गया। जबकि भाव भंगिमा जो होता है, इसमें शारीरिक भाषा के अंतर्गत हाथ, पैर, सिर या ललाट की हरकतें शामिल होती हैं। तीसरा जो इसका है शारीरिक भाषा के अंतर्गत, ये है आपका करीब जो आँखों का संपर्क होता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, ये शामिल होता है। चौथा में शारीरिक भाषा शामिल होती है और शारीरिक स्पर्श शामिल होता है कि एक व्यक्ति बिना कुछ कहे हुए किसी से किस प्रकार से उसको संपर्क करता है। और पांचवा है आपका चुप्पी, अब बहुत कुछ बिना कहे भी कह जाते हैं। तो ये सारे आपके शारीरिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं दूसरा जो है इसका प्रकार अमौखिक या अशाब्दिक संप्रेषण में, ये है आपका सामीप्य भाषा। सामीप्य भाषा में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति
से नज़दीकी के आधार पे संवाद करता है, संप्रेषण करता है। अब सामीप्य भाषा क्या होती है? तो सामीप्य भाषा चूँकि ये अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत होता है, तो इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो दूरी होता है, उसके आधार पे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है? सामीप्य भाषा चूँकि अमौखिक अशाब्दिक भाषा का ही एक दूसरा प्रकार है, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, यदि एक व्यक्ति की दूरी दूसरे व्यक्ति से, यानी ये सामने बैठा हुआ या इसके अगल बगल बैठा हुआ व्यक्ति है जिसकी करीब 18 सेंटीमीटर की दूरी है, तो उस व्यक्ति से इस व्यक्ति का संबंध जो होता है वो नज़दीक का होता है। अब यदि उसी व्यक्ति की दूरी ये 18 फीट से 4 फीट तक की हो जाती है, तो वो व्यक्ति जो होगा, यहाँ से यहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि ये 18 फीट से 4 फीट के बीच की दूरी है, तो इस पोजीशन पे रहने वाला जो व्यक्ति होगा, इस पोजीशन पे रहने वाला जो व्यक्ति होगा, आपको वो निश्चित है उसका कोई मित्र होगा। इस पोजीशन पे रहने वाला व्यक्ति उसका बहुत ही खास होता है। और जब हम बात करते हैं यही कि जब उसकी दूरी 4 फीट से 12 फीट की होती है, यानी कि यहाँ 4 फीट से लेकर के 12 फीट के बीच की दूरी होती है, तो वो व्यक्ति, ये व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ जो है औपचारिक बैठक करता है। जैसे दो नेता राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, आपस में जब बातचीत करते हैं, उनके बीच की दूरी जो होगी ये निश्चित है कि 4 फीट से 4 फीट तक की होगी। ठीक है? यानी कि 4 फीट तक का मतलब हो गया कि 4 फीट से हम क्या बता रहे थे आपको, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर की दूरी हो गई तो कोई नज़दीकी व्यक्ति हो गया। 18 सेंटीमीटर से लेकर के 4 फीट तक की दूरी हो गई तो कोई मित्र हो गया। 4 फीट से जब ज़्यादा की दूरी होती है, 4 फीट से 12 फीट की दूरी होती है, ये 4 फीट से 12 फीट की दूरी होती है, तो ये कोई व्यक्ति जो होगा ये राष्ट्राध्यक्ष होगा। और फिर 4 फीट से लेकर के, अब ये 4 फीट से 12 फीट, और ये 12 फीट से अगर कोई दूर रहता है तो समझिए कि ये कोई पब्लिक होगी, यानी नेताओं में या पब्लिक कोई भी स्पीच होता है तो आपके और उसके बीच की दूरी जो न्यूनतम होगी ये 12 फीट की दूरी होगी। तो ये सामीप्य भाषा जो होती है ये व्यक्तिगत अंतर्भाषा होती है। ये बहुत कुछ आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में संबंध को दर्शाता है। अब तीसरा जो प्रतिरूप है आपके भाषा का, ये अमौखिक भाषा, अशाब्दिक भाषा का, वो है आपका तीसरा प्रकार, ये है आपका भाषा प्रतिरूप। और भाषा प्रतिरूप के अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बात कहता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें कि स्वर ध्वनि का वह किस प्रकार प्रयोग करता, किस प्रकार उच्चारण करता है, उन संकेतों को समझा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति के अगर कोई कहता है या पत्नी अपने पति से कहती है तुम वापस आ गए, तो इसे वह उदासीनता से भी कह सकती है, व्याकुलता से भी कह सकती है, राहत भरे आवाज़ में भी कह सकती है। तो ये जो भाषा प्रतिरूप होता है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बात कहता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसमें स्वर और ध्वनियों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है उस पर ध्यान दिया जाता है। और उदाहरण के लिए बताया गया है तुम वापस आ गए, तो इसी बात को उदासीनता से कहा जा सकता है, व्याकुलता से कहा जाता है, राहत भरे शब्दों में कहा जा सकता है। चौथा जो इसका प्रकार है, ये चौथा प्रकार है आपका सांकेतिक भाषा के बारे में। सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि संप्रेषक जो होता है, यानी संवाद करने वाला व्यक्ति जहाँ अपने संदेश को पहुँचाना चाहता है जिस व्यक्ति के पास में, जिसको हम लोग प्राप्तकर्ता कहते हैं, विशेष चिन्ह, संकेत और प्रतीकों का प्रयोग करता है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि विशेष चिन्ह और प्रतीकों का प्रयोग करते समय आप देखेंगे क्या, जब चित्रों का प्रयोग होता है, खास करके हमारे पाठ्यक्रमों में, विज्ञान हो गया,
विज्ञान विषय हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो इसमें विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम, और उन विशेष चिन्हों के माध्यम से जो पुस्तकें होती हैं आप तक अपनी बातों को पहुंचाती हैं। भूगोल में मैप वगैरह होते हैं, चाहे वो भौतिक मैप हों चाहे राजनीतिक मैप हों, ये बहुत कुछ आपको कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में बहुत सारे विशेष चिन्ह होते हैं। अब चलिए, सार्वभौमिक प्रतीक जो होते हैं, जो कि संकेत भाषा के अंतर्गत आते हैं, इसमें खतरे के निशान को आप जानते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान में खोपड़ी हड्डियों का प्रयोग होता है, वी आकार का ढांचा होता है, दोनों एक खोपड़ी के अगल बगल क्रॉस का चिन्ह लिए हुए दो हड्डियां रहती हैं। फैक्ट्री का भी सिंबल होता है, जहाँ फैक्ट्री होती है वहाँ पे फैक्ट्री का सिंबल होता है। टेलीफोन बूथ अगर हो तो वहाँ पे टेलीफोन बूथ का साइन होता है आसपास। तो इस तरीके से ये संकेत भाषा जो होते हैं, ये संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में विशेष चिन्ह, संकेत और प्रतीकों के माध्यम से का प्रयोग करते हुए संप्रेषक अपनी बात को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, जिसमें दिखने वाले विशेष चित्रों का प्रयोग होता है। उसके बाद में सार्वजनिक प्रतीकों का प्रयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो है ये है ध्वनि संकेत की तरफ। तो ये जो आपका ये है, कहते हैं इसको, पिछले हमने पृष्ठ में देखा था संकेत भाषा। तो संकेत भाषा में एक है दृश्यक, यानी दिखाई देने वाले संकेत, तो दूसरा होता है ध्वनि संकेत। और ध्वनि संकेत के अंतर्गत हम जैसे एम्बुलेंस से जो ध्वनि की आवाज़ आती है वो हो गया। मंदिरों की घंटियों से आप पता कर सकते हैं मंदिरों में कहीं पूजा पाठ हो रहा है। दफ्तर में कॉलिंग बेल्स होते हैं प्यून वगैरह को बुलाने के लिए। पुंगी की आवाज़ होती है, पुंगी की आवाज़ खास करके सायरन टाइप का या पुंगी का आवाज़ जो होता है फैक्ट्रीज वगैरह में काम वगैरह जब हो जाते हैं या कोई विशेष परिस्थितियाँ आती हैं तो ये आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है दूर दूर तक, ये अलर्ट करने के लिए होता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, आपको ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना शब्दों के होता है, शाब्दिक संप्रेषण की तुलना में ज़्यादा प्रभावकारी होता है, ठीक है। और करीब कम्युनिकेशन में 93% यानी 93% संप्रेषण का हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही होता है। इसमें संप्रेषक जब प्राप्तकर्ता को अपनी माने मैसेज वगैरह देता है तो एक कुशल और दक्षतापूर्ण व्यवहार दर्शाता है। किसके माध्यम से? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब चलिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 4 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक, पहला जो हो गया वो शारीरिक भाषा, दूसरा हो गया सामीप्य भाषा, तीसरा हो गया ये क्या कहते हैं उसको, भाषा प्रतिरूप, और चौथा हो गया आपका संकेत भाषा। शारीरिक भाषा में शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग होता है, जिसमें आसन आते हैं, भावभंगिमा होती है, आंखों का संपर्क होता है, शारीरिक संपर्क होता है और चुप्पी होती है। जबकि सामीप्य भाषा में व्यक्ति अंतर्भाषा, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी के आधार पर हम उसके संबंधों के बारे में पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के संवाद आपस में कर रहे हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में जो सामीप्य भाषा है ये दूसरा प्रकार हो गया, और ये विभिन्न दूरियों के आधार पे उनकी सबसे नज़दीक 18 इंच की दूरी है तो उसका बहुत ही खास उसकी पत्नी हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है। 18 इंच से लेकर के 4 फीट तक की दूरी होगी तो वो उसका मित्र हो सकता है। फिर 4 फीट से लेकर के 12 फीट तक की दूरी होगी तो निश्चित है कि वो उसकी औपचारिक संप्रेषण होगा, जो कि 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच होता है। और जब 4 फीट से यानी 12 फीट से ज़्यादा का होगा तो निश्चित है कि उसके और पब्लिक के बीच में ये संप्रेषण होगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रकार, ये है भाषा संप्रेषण
और भाषा संप्रेषण में क्या होता है, एक व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है इसके बारे में पता चलता है। एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बात दूसरे तक को कहता है, ठीक है, और जिसमें कि वो अपने स्वर और ध्वनियों का प्रयोग किस प्रकार से करता है, उन संकेतों को समझा जाता है। ये भाषा प्रतिरूप हो गया। जैसे उदाहरण के लिए तुम वापस आ गए, उदासीनता, व्याकुलता और राहत, इन तीनों अर्थों में, तीनों तरीके से तुम वापस आ गए का प्रयोग एक पत्नी अपने पति के लिए, किसी के लिए भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कर सकता है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत संप्रेषक प्राप्तकर्ता को जो अपनी अपना कम्युनिकेट जब उसके साथ करता है तो उसमें विशेष चिन्ह, संकेत और प्रतीकों का प्रयोग करता है, जिसमें चित्र को अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो चित्र के माध्यम से, जैसे पुस्तकें हैं तो विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की पुस्तकें जो हैं वो चित्र के माध्यम से बहुत कुछ कहती हैं। अच्छा, पढ़ने वाले श्रोता या जो रीडर होता है उसको बहुत कुछ बताती हैं। और जो ये तो हो गया चित्र के माध्यम से। एक होता है सार्वजनिक प्रतीक। तो सार्वजनिक प्रतीक भी बहुत कुछ कहते हैं। खतरे का निशान होता है जो कि आपको ये बताता है कि आप खतरे में आ सकते हैं अगर उसके आगे कहीं जाएंगे तो, या उसको संपर्क करेंगे तो, किसी भी चीज़ को। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, स्मोक यानी सिगरेट का निशान होता है, काटा हुआ रहता है सर्किल में। तो ये मतलब हो गया कि आप स्मोकिंग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री, आसपास अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का सिंबल होगा। टेलीफोन बूथ होगा तो टेलीफोन बूथ का सिंबल होगा। ये बहुत कुछ कहता है आसपास कोई ना कोई टेलीफोन बूथ है। चलिए, और नेक्स्ट जो है आपका, ये बताता है ध्वनि संकेत। तो ध्वनि संकेतों के बारे में, ध्वनि संकेत, चूँकि ये जो पीछे हमने देखा ये था क्या, सांकेतिक भाषा में दृश्य दिखाई देने वाले संकेत होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें कि विशेष प्रतीक, चिन्ह और संकेत का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और जबकि ये ध्वनि संकेत जो होता है इसमें हम सिर्फ ध्वनि का प्रयोग करते हैं जो अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, जिसमें कि आप एम्बुलेंस की ध्वनि, मंदिरों की घंटियाँ, दफ्तर की कॉलिंग बेल्स और पुंगी की आवाज़ इत्यादि को शामिल करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।